मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रेक्यूपरेटर का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हमने बताया था कि रेक्यूपरेटर के दो टाइप होते हैं, एक पहला टाइप होता है मेटालिक और दूसरा होता है सेरेमिक। तो आज हम सेरेमिक रेक्यूपरेटर पढ़ेंगे। तो सेरेमिक रेक्यूपरेटर क्या होता है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बड़े मन से लगन से मेहनत करके हम आपके वीडियो बना रहे हैं, अपने फेफड़ों को जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। तो आपको हमारा मनोबल बढ़ाना चाहिए। मनोबल की दृष्टि से आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। मैं नहीं, कोई भी वीडियो जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे बनाने वाले जो वीडियो बना रहे हैं वे अपना मनोबल बढ़ा सकें और नई से नई वीडियो बना सकें। अगर उसका मनोबल बढ़ेगा और पॉजिटिविटी आएगी तो नई से नई अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेगा। अन्यथा वो इस वीडियो से क्या करेगा, बनाना जो प्रोसेसिंग कर रहा है। पर मैं इस कर्तव्य का पालन करता रहूँगा। आपका रिजल्ट मेरी दृष्टि से अच्छा होना चाहिए, 100% आना चाहिए। उसकी दृष्टि से मैं आपको सेरेमिक रेक्यूपरेटर पढ़ाता हूँ। तो सेरेमिक रेक्यूपरेटर क्या होता है, तो सेरेमिक रेक्यूपरेटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेटालिक रेक्यूपरेटर होता था इसकी जो क्षमता थी वो कम होती थी, उस कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम थी, हाई टेम्परेचर पर वो वर्क नहीं कर पाता था। तो उस टेम्परेचर का यूज़, इससे मैक्सिमम टेम्परेचर यूज़ करने के लिए हमें साइनेमिक रेक्यूपरेटर की आवश्यकता हुई। साइनेमिक जो रेक्यूपरेटर होता है वो कम से कम 1550 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता है। उसमें इतनी प्रकार की जो हॉट गैस है उसको हम इनलेट करा सकते हैं। तो ठीक है, हम आप सेरेमिक रेक्यूपरेटर पढ़ते हैं तो साथ में पढ़ते भी चलते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो सेरेमिक रेक्यूपरेटर का जो यूज़ होता है हाई टेम्परेचर के लिए किया जाता है। मेटालिक रेक्यूपरेटर का यूज़ केवल लो टेम्परेचर के लिए किया जाता है, कम टेम्परेचर के लिए किया जाता है। सेरेमिक मटेरियल से बनी जो ट्यूब होती हैं में 1550 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वाली हॉट गैस इनलेट कराने की कैपेसिटी हो। इसकी इतनी क्षमता होती है कि 1550, इसमें इतनी क्षमता होती है कि 1550 डिग्री सेंटीग्रेड की हॉट गैस को इसमें क्या करा सकते हैं, इनलेट करा सकते हैं। इस प्रकार के रेक्यूपरेटर बिग साइज के होते हैं। क्या क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, जिसमें कम संवाहकता होती है। संभावकता इसमें बहुत कम होती है। इसमें हीट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। मेटालिक में जो हीट के जो करते ट्रांसफ़र करते थे उसकी क्षमता कम होती थी, ठीक है ना। इसलिए हम सेरेमिक रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। इसमें लीकेज की संभावना मैक्सिमम मानी जा सकती है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो इसलिए लीकेज की संभावना हो सकती है। यानी क्षय की जो मात्रा है, क्षरण की जो मात्रा है उसको हम क्या मान सकते हैं, इसको मैक्सिमम। पर इससे ज़्यादा मैक्सिमम मेटालिक में होती है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं रीजन फॉर फेलियर ऑफ मेटल रेक्यूपरेटर। तो किस कारण से मेटल जो रेक्यूपरेटर था वो फेल हो गया, जिससे हमें सेरेमिक रेक्यूपरेटर की आवश्यकता हुई। तो इसका पहला पॉइंट है क्रैकिंग एंड लीकेज, क्योंकि उसमें क्या होता था, क्रैक की संभावना और लीकेज की संभावना मैक्सिमम थी। इसलिए हम क्या करते थे, मेटल रेक्यूपरेटर को हमने छोड़ दिया। तो रेक्यूपरेटर हीट विनिमय करने वाले पार्ट्स के तापीय विस्तार यानी थर्मल एक्सपेंशन के रीजन से चटकने, क्रैकिंग और लीकेज होने से यह असफल हो गया। फिर हमने इसका यूज़ करना बंद हो गया, क्योंकि टेम्परेचर में ज़्यादा भी यूज़ करना था और जो हीट ज़्यादा होती थी जो थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसके चटकने की संभावना थी। इसके जो पार्ट होते थे, जो इसकी दीवारें थी, वो उसके चटकने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे लीकेज हो जाता था। तो वो उसके कारण हमने इसको असफल घोषित कर दिया। दूसरा, हाई टेम्परेचर करीशन जो होता है, यानी क्षय करते हैं, वो क्या होता है। इस प्रकार का जो क्षय तभी होता है जब मेटल का टेम्परेचर लगभग 680 सेंटीग्रेड तक की लिमिट हो। तो इसमें जो क्षय होता है वो उस मेटल का तभी होता है जिस टेम्परेचर कितना होता है, 680 डिग्री सेंटीग्रेड तक की लिमिट। इससे ज़्यादा की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए असफल हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो देखिए अपचयन करते हैं। तो अपचयन कैसे होता है, तो
हम जानते हैं कि जो मेटल होते हैं तो एक उस मेटल की एक लिमिट होती है टेम्परेचर के लिए। तो उस टेम्परेचर के लिए क्या कर सकते हैं हम, अदर जो हम होते हैं इंस्ट्रूमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी जो धातु हैं अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रोमियम है, निकल है, उसका हमें यूज़ कर सकते थे। अब चेन के लिए से इसका टेम्परेचर ना हो, क्योंकि 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन हो लगता है, जिसलिए मेटालिक का यूज़ कम किया जाता है। क्योंकि जो लोहा होता है, मेटल होता है, मेटल की धातु होती है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के जैसे पहुंच जाती है टेम्परेचर पे तो उसकी जो परतें होती हैं वो जमने लग जाती हैं, जमना प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण हम क्या करना पड़ता है, हमें धातु को चेंज करना पड़ता है, जिस कारण इसका हमने जो यूज़ करते थे वो असफल हो। तो इसको पढ़ते हैं। हाई टेम्परेचर पर वेस्ट गैस में प्रेजेंट हीट और कार्बन डाइऑक्साइड के रीजन से ऑक्सीडेशन होता है। तो निश्चित बात है कि जो हम वेस्ट गैस होती है हाई टेम्परेचर पर, ठीक है ना, उसमें ऊष्मा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसके कारण क्या होता है, अपचयन होने लगता है। जैसे ही इक्वेटर में टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है तो ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, यानी अपचयन करना प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप स्केलिंग का जमना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो दीवारें होती हैं, जो परत होती हैं, वो उनका जमना प्रारंभ हो जाता है और वो एक तरह से जमने लगती है, जिस रीजन से रिप्लेसमेंट की आवश्यकता हो जाती है। इससे रिप्लेसमेंट हम कर देते हैं, किसका मतलब, जैसे लोहे का जो मेटल है उसको हम जिसकी जगह क्रोमियम और निकल का यूज़ करने लगते हैं, तो जो वो ऑक्सीडेशन होता है इसलिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर होता क्या है, तो हीट को एक्सचेंज करने वाला हीट एक्सचेंजर होता है। हम मैक्सिमम रूप से इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे छोटा सा उदाहरण ले कार, तो हम कार में हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं कार में, तो जो कार में रेडिएटर होते हैं, तो उस रेडिएटर में हम क्या करते हैं, गर्म रेडिएटर तरल को रेडिएटर की सतह से हवा को फ्लो करके वो क्या करता है, उसको ठंडा करता है। तो उसमें हम कार में रेडिएटर यूज़ करते हैं। तो जो रेडिएटर होता है वही एक हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है ना। ये सबसे सामान्य उदाहरण है कि कार का जो रेडिएटर होता है वो क्या करता है, किसी गर्म रेडिएटर तरल को रेडिएटर की सतह से हवा को फ्लो करके उसको कोल्ड करते हैं, यानी ठंडी अवस्था बनाने के लिए उस अवस्था हीट एक्सचेंजर करते हैं, यानी हीट को एक्सचेंज करता है वहाँ पर कार में रिएक्टर, उसका हम यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दें। हीट और टेम्परेचर विनियामक यानी एक्सचेंजर एक मीडियम से सेकंड मीडियम से यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रभावशाली ताप संचार के लिए, यानी टेम्परेचर को एक्सचेंज करने के लिए, संचार करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बनाया जाता है। बनाया गया एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है। यह इंस्ट्रूमेंट मीडियम को ठोस दीवार से पृथक करते हैं। जो क्या करते हैं, जो सॉलिड दीवार होती है ना उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, जिससे वे एक दूसरे से मिक्स्ड नहीं हो पाते, जिससे वे एक दूसरे, जैसे हम परत को अलग कर देंगे तो मिक्स हो ही नहीं पाएगा। हीट एक्सचेंजर का जनरल एग्जांपल कार का रेडिएटर है। तो मैंने यही बताया था, कार का जो रेडिएटर होता है वो क्या होता है, हीट एक्सचेंजर का काम करता है, जिससे गर्म रेडिएटर तरल को रेडिएटर की सतह से हवा को फ्लो करके कोल्ड करते हैं, ठीक है ना। ऊष्मा ताप विनियामक यानी हीट एक्सचेंजर प्रभाव के समान प्रकारों में समांतर प्रवाह, अपोजिट फ्लो और अनुप्रस्थ प्रवाह शामिल होते हैं। जो समांतर जो प्रवाह होते हैं, दोनों जो इसमें लिक्विड टेम्परेचर का जो संचार करते समय एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में हम इसको फ्लो होते हैं। जब समांतर हम प्रवाह करते हैं तो इसका जो लिक्विड टेम्परेचर का संचार होता है समांतर अवस्था में, तो वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही जो दिशा होती है उसमें फ्लो करता है। जो अपोजिट फ्लो करते हैं हम, तो अपोजिट फ्लो करते हैं तो उसमें जो लिक्विड होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस दिशा में, कोई एक दिशा में इस दिशा में प्रोवाइड होगा तो दूसरा इस दिशा में प्रोवाइड होता है। और अनुप्रस्थ प्रवाह में तरल क्या होता है, एक दूसरे के प्रति समकोण, अनुप्रस्थ जो होते हैं प्रवाह होता है एक इधर होता है एक, यानी 90 डिग्री एंगल पर
इसका क्या होता है, फ्लो होने लगता है। हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या क्या आता है, कवच आता है, ट्यूब आते हैं, दोहरा पाइप आता है, स्पाइरल फिन पाइप आता है, यू ट्यूब आता है और स्टेकर प्लेट जैसी संरचनाएं इसमें स्ट्रक्चर शामिल होते हैं जो हीट एक्सचेंजर होता है। अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये कितने हीट एक्सचेंजर कितने प्रकार के होते हैं, ये कम से कम 9 प्रकार के होते हैं जो हमारे सिलेबस में। इसकी सिर्फ व्याख्या नहीं है, बाकी सब इसके जो टाइप हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके जो टाइप होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर, दूसरा प्लेट हीट एक्सचेंजर, तीसरा वेस्ट हीट पुनः प्राप्ति एक्सचेंजर, फेस चेंज हीट एक्सचेंजर, लिक्वाइड हीट एक्सचेंजर, डायनामिक स्कैटर सरफेस हीट एक्सचेंजर, रुद्धोष्म ऊष्मा एक्सचेंजर, स्पाइरल हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, ये इसके सब प्रकार होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं हीट एक्सचेंजर का। तो देखिए, किसी स्थान को गर्म करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब कार में रिएक्टर होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ठंडी हवा से उस ठंडा करने के लिए, या फिर उस रिएक्टर के माध्यम से हम कार के अंदर जो हीटर लगा होता है इसको जगह को जो गर्म करना होता है वो हम रिएक्टर से करते हैं। तो कुछ चीज़ जो जगह होती हैं उसको हम गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं। हम किचन है, जो बाथरूम है, उसमें जो गर्म पानी लेते हैं तो हम उसमें हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम गीजर का प्रयोग करते हैं तो भाई इसमें हीट एक्सचेंजर लगा होता है जो क्या होता है, गर्म पानी देता है। ठीक है ना। तीसरा उदाहरण है इसका, जो आवश्यक टेम्परेचर पर वर्क करने के लिए वायु को गर्म करने में जो आपका जो नीडेड टेम्परेचर है उसमें हमें काम करना है। यानी जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी टेम्परेचर है उस पर हमें काम करना है। काम करने के लिए हम वायु को क्या करते हैं, गर्म करना है। कार्य करने के लिए वायु को गर्म करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे और जैसे केमिकल्स जो फैक्ट्रियां हैं में शीतलन क्षमता यानी कोल्डेड कैपेसिटी जो होती है, और ऊर्जा के संरक्षण यानी उस जो हम एनर्जी का जो सेव करते हैं उसकी संरक्षण करते हैं, तो उसके लिए भी हमें इसकी आवश्यकता, हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, हीट जनरेटर। तो हीट जनरेटर क्या होता है, मैंने इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, वो आपके सामने है। मैं इसका एक दूसरा डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो बना हुआ है हीट जनरेटर का, नीचे एरो लगा है जिससे हम शुद्ध वायु भेज के हीट को समाप्त कर देते हैं। ऊपर चिमनी के दोनों ओर ईंट लगी हुई है, ऊपर से गैस को इनलेट करते हैं। हीट जनरेटर का उपयोग कांच और स्टील को पिघलाने वाली भट्टियों में इसका यूज़ किया जाता है। जो मान है, और इसमें हम कांच और जो स्टील है उसको पिघलाने के लिए हम इस हीट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कांच को करना है या स्टील को करना है तो इसमें क्या होता है, एक चिमनी लगी होती है, चिमनी के दोनों ओर ईंट होती है, ईंटें भी लगना बहुत आवश्यक होता है। ये एयर जनरेटर होता है, ये गैस जनरेटर होता है। ठीक है ना। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको जो हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ भट्टियाँ होती हैं ना, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, और जिसमें हम कांच को और स्टील को पिघलाते हैं, तो वहाँ पर हम हीट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी में क्या है, हीट एक्सचेंजर के अंदर विद्यमान ठोस तापीय संग्रहण वस्तुओं द्वारा व्यर्थ गैसों को सोख लिया जाता है। निश्चित है इसमें ऑब्जर्व कर लिया जाता है, छोटी छोटी जो गर्म जो व्यर्थ जो गैस आती हैं, हाई लेवल की जो गैसें हैं उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और हीट को प्योर एयर भेज खत्म कर दिया जाता है। यानी इसमें जो हीट उत्पन्न होती है ना, उसको हम क्या करेंगे, नीचे से जो प्योर एयर होते हैं उसको इनलेट कर देते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, जो इसकी जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को रोककर चैम्बर कक्ष में कम से कम 2 अग्निरोधी ईंटें रखी जानी चाहिए। यानी हमने जो चैम्बर के बगल में 2 ईंट रखी थी, तो वो अग्निरोधी ईंट थी, इसमें हम रख देते हैं, जैसे क्या हो, तो जो इसका टेम्परेचर हो ज़्यादा ना हो, जिसको हम प्योर एयर भेज कर उसको आसानी से क्या कर सकें,
ठंडा कर सके, ठीक है ना। इस प्रकार का हीट एक्सचेंजर अधिक क्षमता वाली जैसे कांच और स्टील पिघलाने वाली भट्टियों में उपयोग किया जाता है। मैंने आपको यही पहले से बताया था कि इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो कांच और स्टील की जो पिघलाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उन भट्टियों में हम इसके क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। हीट एक्सचेंजर के मुख्य कारक आकार यानी इसका साइज, परिवर्तन का चेंज ऑफ टाइम, ईंट की मोटाई, ईंट का ऊष्मा धारण अनुपात, इसका रेशियो। यदि परिवर्तन के बीच का समय अधिक है तो तापीय संग्रहण अधिक और लागत ज़्यादा होगी। तो इसकी जो स्टोर करनी यानी संग्रहण करने की क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी यदि परिवर्तन के बीच का समय अधिक है, यानी जो हम जो चेंज कर रहे हैं पिघलाने का, तो उसका अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो तापीय जो स्टोरिंग होगी वो अधिक होगी और इसकी जो मनी है, कॉस्ट लगाते हैं, वो ज़्यादा लगती है। हीट एक्सचेंजर दो प्रकार का होता है, एक होता है पेवर हीटर, एक होता है रॉड। अब हम रेक्यूपरेटर ऑन रीजनरेटर में डिफरेंस देखते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो रेक्यूपरेटर आपने पढ़ा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 2 वीडियो हो चुकी है, सेकंड वीडियो चल रही है, और रीजनरेटर भी पढ़ाया है मैंने। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम पहले डिफरेंस पढ़ते हैं। तो देखो, तो रेक्यूपरेटर होता है ये बहुत छोटी से लेकर मध्यम भट्टी में, यानी मीडियम साइज की जो भट्टियाँ ना उसमें हम रेक्यूपरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, एक तो मेटालिक प्रकार का होता है और दूसरा होता है सेरेमिक टाइप का होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटी भट्टियों में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो हीट एक्सचेंज की जो बात होती है ना इसमें थोड़ी कम होती है। और रीजनरेटर है, इसमें बहुत बड़ी विशालकाय भट्टियों में प्रयोग किया जाता है हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। बड़ी बड़ी भट्टियों में हम इसका प्रयोग करते हैं रीजनरेटर, ठीक है। जो रेक्यूपरेटर है इसकी दीवारें पतली होती हैं, एक मेटालिक की बनी होती है, मेटालिक में तो मेटालिक की बनी होती है ना, क्योंकि या हम कह सकते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की इसमें आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो इसकी दीवारें होती हैं हम पतली रखते हैं। अब इसमें दीवारों को अधिक भारी भरकम बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो दीवारें होती हैं वो ईंटों की बनी होती हैं, जो कम से कम 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करती है, कम से कम 900 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हमें जो हीट एक्सचेंज करना है, जैसे कि कम से कम जैसे स्टील है और आपका उनको पिघलाना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 900 डिग्री, इसलिए इसको इसकी दीवारों को मोटा बनाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा रेक्यूपरेटर होता है जो सस्ता होता है, उसकी जो लागत होती है वो कॉस्ट होती है वो कम होती है, इसकी लागत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो चीज़ बड़ी भाग में लगाया जाएगा, बड़े बड़े एक्सचेंजों में या बड़े बड़े भट्टियों में लगाया जाएगा, तो आप जानते ही हो कि इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट भी ज़्यादा लगते होंगे, इसलिए यह महंगा होता है कॉस्ट के रूप में। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है, कि जैसे कि हमें मेटल रखना है या क्रोमियम रखना है या निकल रखना है, कि उस हिसाब से इसकी दीवारों को, जिससे जो दीवारें हैं वो जमे नहीं, उसी हिसाब से इसमें हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, अकॉर्डिंग टू जिस धातु को हम पिघला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के देखिए, इसमें तो धातु को पिघलाया जा रहा है ना, स्टील टाइप की, है ना। इसको इसमें तो इसकी दीवार ही किसकी होती है, धातु की होती है, तो फिर इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसका तो कांस्टेंट करना पड़ेगा, नहीं धातु ही पिघल जाएगी, है ना। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है भाई, इसमें ध्यान देने की बहुत कम कह सकते हैं, कम ध्यान देने की आवश्यकता होती है, पर होना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इसमें ध्यान देने की छूट होती है, क्या होती है इसमें जो ध्यान देते हैं कि भाई क्या करना है, तो उसका एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, तो इसमें ध्यान देने की छूट दी जाती है, ठीक है। इसमें कम सिविल कार्य की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, जो सिविलियन लगे होते हैं, तो सिविल होते हैं जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो कर्मचारी लगाए जाते हैं या उसका जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है जो उसकी, तो उसके कम काम की आवश्यकता होती है, ज़्यादा करनी है, प्रोसेसिंग किया उसे प्रोसेसिंग हो जाता है। जबकि इसमें जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ज़्यादा होती यूज़ होता है,
तो इसके लिए कर्मचारी भी बहुत होंगे, सिविलियन बहुत होंगे, तो इसके लिए हमें जो सिविल के या काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, उसके लिए हमें बहुत आवश्यकता होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बार बार पढ़िए, आपकी समझ में नहीं आता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह आपको वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।